हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में अगर कोई सबसे पॉपुलर टॉपिक है तो वो है लॉ ऑफ डिमांड। कोई ऐसा आदमी जिसने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, उसने भी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कभी ना कभी सुना होगा या कुछ ना कुछ वो जानता होगा। तो क्या है लॉ ऑफ डिमांड, आओ समझते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हम देखते हैं। चार्ल्स डेवनेट ने 1699 में एसे लिखा, प्रोबेबल मेथड्स ऑफ मेकिंग पीपल गेनर्स इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो इस एसे में उसने फर्स्ट टाइम जिक्र किया लॉ ऑफ डिमांड का। और ग्रेगरी किंग ने अर्ली 18th सेंचुरी में रिलेशनशिप बिटवीन व्हीट प्राइस एंड हार्वेस्ट, इसके बारे में बात की। ही सेड दैट व्हेन हार्वेस्ट इज मोर, व्हीट प्राइसेस फॉल एंड वाइस वर्सा। बट इट वाज अल्फ्रेड मार्शल, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, हु इन 1890 में अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का जिक्र किया और डिमांड कर्व भी बना के बताई, और जो आजकल हम पढ़ते भी हैं। तो क्या है लॉ ऑफ डिमांड? Let us understand this. Other things remaining equal. अगर हम कुछ चीजों को कांस्टेंट कर दें, ceteris paribus जिसको हम कहते हैं, other things remaining equal, if prices of a commodity fall, its demand rises and vice versa. अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज करते हैं तो डिमांड बढ़ेगी, अगर किसी प्राइस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं डिमांड फॉल होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। डिमांड स्केड्यूल क्या है? डिमांड स्केड्यूल मींस इट्स ए टेबुलर स्टेटमेंट, एक टेबल है जिसमें प्राइसेस और क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड, उसके बारे में बताया जाता है। सो दिस इज डिमांड स्केड्यूल एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, जिसमें हम एक आदमी की डिमांड बिहेवियर को देखते हैं, एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल, जिसमें हम बड़े सारे हाउस होल्ड्स को इकट्ठा करके उनका डिमांड बिहेवियर देखते हैं। सो इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. So this is the individual demand schedule and demand curve. So as I told you, law of demand, it shows inverse relationship between prices and quantity demanded. तो यहाँ पे prices बढ़ रहे हैं. When price was ₹1, quantity demanded of a commodity was 4 units. जैसे जैसे price बढ़ रहे हैं, quantity demanded decrease हो रही है. तो आप देख सकते हैं, जब prices 1 थे, quantity demanded 4 थी. जैसे prices बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. जैसे प्राइसेस और बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई. एंड अल्टीमेटली हमने डी डिमांड कर्व, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको जब मिलाया तो हमें डी डिमांड कर्व मिली. और अगर हम लेट अस से किसी भी मार्केट में दो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड 1 एंड हाउस होल्ड 2, तो उनको अगर हम उनकी डिमांड को अगर हम उसका समेशन कर लें तो हमें मिल जाएगी मार्केट डिमांड. सो जैसे प्राइसेस जब ₹1 पर केजी थे तो हाउस होल्ड की डिमांड 4 यूनिट्स थी, सेकंड हाउस होल्ड की 5 यूनिट्स थी. तो हाउस होल्ड 1 और हाउस होल्ड 2 की जो डिमांड थी उसको जब मिलाया तो 9 यूनिट्स बन गए. जब प्राइसेस 2 थे, हाउस होल्ड 1 की डिमांड थी 3, हाउस होल्ड 2 की डिमांड थी 4, इनको मिलाया तो 7 बन गए. अगले में मिलाया तो ये बन गए 5 और ये 3. तो उसको जब हमने ड्रॉ किया तो यू कैन सी मार्केट इज हाउस होल्ड 1 प्लस हाउस होल्ड 2, तो हमें ये डिमांड कब, ऐसी डिमांड कब मिलेगी. यू कैन सी जब प्राइसेस 4 हैं, डिमांड जो है इट्स 3 यूनिट्स, राइट. जब प्राइसेस 3 हैं, डिमांड इज 5 यूनिट्स, सो राइट. सो दिस इज हाउ मार्केट डिमांड कर्व इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल. अगर हम देखें कि डिमांड को कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड को कौन से डिटर्मिनेंट्स है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है व्हाई इट अकर्स, उसमें कुछ रीजंस हैं. पहली बात, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस, अगर फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की एक आप कह लो बिहेवियरल टेंडेंसी है, किसी भी चीज के जब प्राइसेस कम होंगे डिमांड बढ़ेगी, और किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे डिमांड कम होंगे. तो डिमांड को पहली चीज जो अफेक्ट करती है वो है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. और दूसरी बात जो अफेक्ट करते हैं दैट इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब फॉर एग्जांपल टी और कॉफी, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो अगर प्राइसेस ऑफ टी, लेट अस से हम टी की बात कर रहे हैं, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी एंड दिस इज प्राइस ऑफ टी. तो अगर टी के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स लोग क्या करेंगे, वो
कॉफी की डिमांड कम कर देंगे और टी की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो टी की डिमांड अगर Q1 थी कि टी की डिमांड बढ़ के Q2 हो जाएगी क्योंकि टी की प्राइसेस कम हो गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स डू अफेक्ट डिमांड। एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हैं, पेन एंड इंक है, पेट्रोल और कार है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठो और आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिले कि पेट्रोल प्राइसेस हैव इंक्रीज टू ₹200 पर लीटर, उससे क्या होगा, कार की डिमांड होना कम होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कार और पेट्रोल, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे डू अफेक्ट ईच अदर्स डिमांड। थर्ड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यस, डिमांड को टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अफेक्ट करते हैं। हो सकता है कि जो चीज फैशन में है नेचुरली उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, जो चीज आउट फैशन है उसकी डिमांड भी कम होगी। तो फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दे डू अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। और खासकर यंगस्टर्स में ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि जिस चीज का फैशन चल रहा है तो यंगस्टर्स उस चीज की डिमांड ज्यादा करेंगे एंड वाइस वर्सा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है तो वो डिमांड फॉर कमोडिटीज इट विल इंक्रीज। इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, डिमांड फॉर द कमोडिटीज विल आल्सो फॉल। सो जो लोग अमीर हैं उनकी कंजम्पशन भी ज्यादा है, जो गरीब हैं उनकी कंजम्पशन भी कम है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन द फ्यूचर, अगर कंज्यूमर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई वॉर होने वाली है या फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेन होने वाला है, तो डिमांड फॉर प्राइसेस डिमांड फॉर कमोडिटीज विल इंक्रीज। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर जो है वो नॉर्मल रहेगा तो डिमांड भी नॉर्मल रहेगी। तो डिमांड बढ़ सकती है अगर फ्यूचर को लेके कंज्यूमर्स के माइंड में एंजाइटी आ जाए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट thing that we will discuss is why demand curve slopes downward from left to right. डिमांड कर्व की जो है उसकी शेप ऐसे क्यों होती है, वो ऐसे क्यों स्लोप करती है डाउनवर्ड, वो ऊपर की तरफ स्लोप क्यों नहीं करती? उसका सिंपल सा रीजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो पहला रीजन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था अपने मार्जिनल यूटिलिटी वाले लेक्चर में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब लेटर से वो एक्स कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, राइट। तो जब कंज्यूमर ने किसी चीज को कंज्यूम किया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, यूटिलिटी जो है प्राइसेस से कम हो गई, उसने फर्स्ट या सेकंड 2 यूनिट्स उसके कंज्यूम किए। अब कंज्यूमर और एक्स की कमोडिटी को तभी परचेज करेगा जब प्राइसेस ऑफ एक्स डिक्रीज होंगे एंड अगेन MUX बिकम्स इक्वल टू PX, right? Demand curve slopes downward to the left, downward to the right. दूसरा है income effect. सीधी सी बात है, when prices of a commodity fall, people feel increase in their real income. लोगों की real income बढ़ जाती है. It means your buying capacity increases. For example, when cup of tea, let us say cup of tea is worth ₹5 और आपकी इनकम है ₹100, राइट। तो इट मींस आपकी रियल इनकम क्या है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज 20 कप्स ऑफ टी, राइट। लेकिन अगर कप ऑफ टी के जो प्राइसेस हैं वो 5 से कम होकर 4 हो जाए, देन रियल इनकम क्या होगी फिर? योर रियल इनकम will be 100 by 4, 25 cups. It means जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइसेस कम होते हैं रियल इनकम इंक्रीजेस। जैसे चाय के केस में यहां पे 20 से 25 कप्स इंक्रीज होगी, 5 कप्स रियल इनकम बढ़ गई क्योंकि पहले प्राइसेस थे 5 पर कप ऑफ टी, अब है 4 पर कप ऑफ टी, राइट। सो इनकम फैक्ट, तो जब किसी चीज के प्राइसेस कम होते हैं कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ ए प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इनकम फैक्ट। थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। मैंने आपको टी और कॉफी की एग्जांपल पीछे भी दी कि अगर टी के प्राइसेस कम हो जाए कंज्यूमर विल reduce the consumption of coffee and increase the consumption of tea because tea and coffee they are substitute goods, right? Different uses, commodities they have different uses. For example, when a milk
मिल्क हैज डिफरेंट यूजेस। मिल्क कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? मिल्क से आप चाय बना सकते हो, मिल्क को आप ऐसे ही दूध गर्म करके पी सकते हैं, बच्चों को दूध दिया जाता है, दही बनता है, मिल्क का बटर बनता है, मिल्क का चीज बनता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। मिल्क से मिठाइयां बनती हैं। सो अगर प्राइसेस मिल्क के कम होते हैं तो मिल्क के जो डिफरेंट यूजेस हैं वो बढ़ जाएंगे घर में। अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ गए तो मिल्क के जो डिफरेंट यूजेस हैं वो थोड़े कम हो जाएं, तो हम प्रायोरिटी पे फोकस करेंगे। अगर मिल्क प्राइसेस बढ़ गए तो मिल्क कहाँ पे यूज होगा? अगर घर में छोटा बच्चा है, बच्चे को दूध दिया जाएगा, या उस मिल्क का हो सकता है मक्खन बने या कोई और दही बने, लेकिन उससे जो मिठाइयां बनती थी हो सकता है वो वाला काम जो है वो रुक जाए थोड़ी देर के लिए, टिल द टाइम मिल्क प्राइसेस दोबारा से नॉर्मल हो। नेक्स्ट इज न्यू कंज्यूमर ग्रुप। जब किसी चीज के प्राइसेस कम होते हैं तो मोर एंड मोर पीपल दे कम एंड दे स्टार्ट प्रेफरिंग बाइंग दैट प्रोडक्ट। सो न्यू कंज्यूमर ग्रुप एंटर्स इनटू द मार्केट और उससे क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है। So this is another reason. कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ये तीन मेजर एक्सेप्शंस हैं: वेबलन इफेक्ट, गिफन गुड्स एंड हैबिचुअल गुड्स। वेबलन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, तो जिसके नाम पे वेबलन इफेक्ट है। Some consumers measure the utility of a commodity entirely by its prices. That is, for them, the greater the prices of a commodity, the greater its utility. इसको हम वेबलन इफेक्ट कह सकते हैं। तो वेबलन इफेक्ट आप कह सकते हैं, अगर मैं इसको समझाना चाहूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वेबलन गुड्स आर लाइक दिस। तो यहां पे एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, वाई एक्सिस पे हम प्राइसेस लेंगे। तो दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स and this is the case of Veblen goods. You can see this is price, यहां पे prices बढ़ रहे हैं, यहां पे prices कम हो रहे हैं। तो नॉर्मल गुड्स के केस में there is inverse relationship between the prices and quantity demanded, but whereas in the case of Veblen good there is positive relationship between prices and quantity demanded. So Veblen goods है, इसमें लग्जरी गुड्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कार्स आ सकती हैं, इनफैक्ट आईफोन भी आप उस कैटेगरी में आप डाल सकते हो थोड़ा सा। इट्स एक्सपेंसिव बट देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर आईफोन्स, राइट। सो वेबलन गुड्स ये एक तरह के आप कह सकते हो कि लोगों, ये कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन के गुड्स हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं लोगों, एक डिफरेंट कैटेगरी, लोग अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं दैट वी बिलोंग टू सम unique category that we are consuming such products, right? तो इनको हम Veblen goods कहते हैं। So they are exception to law of demand. Second is Giffen goods. Giffen was a name of economist जिसके नाम पे ये Giffen goods है। These are the goods having direct price demand relationship. Giffen good की अगर मैं example दूं, wheat can be considered as normal good. And bajra can be considered as Giffen good, right? So क्या होता है कि अगर prices of wheat decreases, या ऐसे कह लो कि prices of बाजरा अगर डिक्रीज करते हैं, बाजरा के प्राइसेस अगर कम हो गए तो लोगों की रियल इनकम बढ़ गई, तो लोग उस जो इंक्रीज रियल इनकम है उससे बाजरा नहीं खरीदेंगे ज्यादा, दे विल स्टार्ट बाइंग व्हीट मोर। इट हैपेंड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर कि जब ब्रेड के प्राइसेस कम हुए तो लोगों ने ब्रेड की डिमांड नहीं बढ़ाई, दे स्टार्टेड बाइंग मीट मोर। तो मीट की डिमांड बढ़ गई और व्हीट इसके ब्रेड की डिमांड कम हो गई। तो जो मिस्टर गिफन थे इकोनॉमिस्ट, ही सेड दैट जो ब्रेड है इट इज अ गिफन गुड, इट्स ए इंफीरियर कमोडिटी, जबकि जो मीट है इट इज अ प्रेफर्ड कमोडिटी, इट इज अ नॉर्मल गुड, राइट। सो हियर इन दिस एग्जांपल हम कह सकते हैं अगर बाजरा के प्राइसेस कम होने से बाजरा की डिमांड कम होती है, लोग व्हीट पे शिफ्ट हो जाते हैं, देन व्हीट विल बी अ नॉर्मल गुड एंड बाजरा विल बी अ गिफन गुड, राइट। एंड देन हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स, अब फॉर एग्जांपल कोई ड्रंकर्ड है, कोई चेन स्मोकर है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो चेन स्मोकर है और लेट अस से
एक चेन स्मोकर जो है वो 2 डब्बी सिगरेट की पीता है एक दिन में, तो प्राइसेस अगर उसके बढ़ भी जाए, इट डजंट मैटर टू हिम, क्योंकि उसका तो फिक्स है, कोटा उसका फिक्स है। सेम इज द केस विद ड्रंकर्ड पीपल, राइट। या कई लोगों की लाइकिंग होती है कुछ आर्टिफैक्ट्स बाय करना, परचेज करना, जो बड़े एंटीक चीजें हैं, एंटीक आर्टिफैक्ट्स हैं, एंटीक पेंटिंग्स हैं, तो वो महंगी होती जा रही है या महंगी में डजंट मैटर टू देम, दे हैव टू बाय देम। क्यों? उनका एक टेस्ट और प्रेफरेंस उन आइटम्स को लेके है। दीज आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो डिमांड कर्व है उसको हम डराइव कैसे कर सकते हैं। तो 2 उसके प्लॉजिबल रीजंस हैं। वन इज लॉज ऑफ यूटिलिटी एंड सेकंड इज दिस डेरिवेशन ऑफ प्राइस इंडिफरेंस फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अगर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व देखें, फॉर एग्जांपल, now this is law of equi margin utility, we can see कि यहां पे अल्टीमेटली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कहां पे आएगा, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। तो हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में एज्यूम करके चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x डिवाइडेड बाय प्राइसेस, जब प्राइसेस कमोडिटी के x के 1 थे, राइट, px 1 थे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, राइट। लेकिन जैसे ही प्राइसेस कमोडिटी के कम हुए तो अल्टीमेटली क्या होगा, व्हेन प्राइसेस px 1 से कम होके px 2 हो गए तो क्या होगा, डिमांड विल इंक्रीज। मैंने आपको कहा कि जब भी प्राइसेस, लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब प्राइसेस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है। तो अल्टीमेटली MUX PX कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड, राइट, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तो नया इक्विलिब्रियम आ गया इस पॉइंट पे। सो लेट अस से दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। उसी तरह प्राइसेस अगर और कम हो गए तो MUX PX कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी और राइटवर्ड, तो नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा यहाँ पे C डैश पे। तो A डैश से पॉइंट A मिला, B डैश से पॉइंट B मिला, C डैश से पॉइंट C मिला। तो लोअर पैनल में जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे वी विल गेट डिमांड कर्व for a commodity. So this is how demand curve is derived with the help of cardinal utility analysis. एक और तरीका है derivation of demand curve with the help of indifference curve analysis. इसमें हम सिंपली देख सकते हैं कि जो price consumption curve है, जो budget line है, it is shifting rightward. budget line क्यों rightward shift हो रही है? Because X के prices कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे ली है कमोडिटी एक्स। तो यहां पे डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है Q1, Q2, Q3, Q4। जब इन डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमें मिली Q1, Q2, Q3, Q3, Q4 को जब मिलाया हमें मिला प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट से, जैसे Q1 से हमने नीचे ड्रॉ किया तो हमें यहां पे पॉइंट K मिला, Q2 से हमें पॉइंट L मिला, Q3 से पॉइंट S मिला, Q4 से पॉइंट T मिला। इन पॉइंट्स को जब हमने मिलाया वी गॉट लॉ ऑफ डिमांड कर्व, राइट। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ derivation of demand curve, that is with the help of price consumption curve, right? So dear students, this is all for today's lecture. मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।